अब जब कोरोना ख़त्म हुआ तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? वो पूरे इसको स्टार्ट किसने चार्ज किया? खेती ने चार्ज किया। धान की वो फसल रूटीन आई में बना रहा इस दौरान, और उसने बिल्कुल छत्ते की जगह जैसे धूप में छत्ता तान लेते हैं हम, वैसे उसने पूरे अर्थव्यवस्था को तान के खड़ा कर दिया, कवर अप कर लिया। श्रेय की भी राजनीति चालू हो गई है। श्रेय लेने की, श्रेय लेने की राजनीति चालू हो गई है कि अगर किसानों की बात हो रही है तो कौन कर रहा है, किसी चुनाव का प्रमुख मुद्दा बना दिया जाता है। इसके मैं आनंद मिश्रा जी से चाहता हूं पूछना कि क्या इस पर श्रेय लेना ठीक है, और यदि ठीक है तो श्रेय किसको दिया जाए? एक बात आपको माननी पड़ेगी कि गांधी ने कहा था सत्ता का विकेंद्रीकरण, पूंजी का विकेंद्रीकरण, संपत्ति का विकेंद्रीकरण, हर जगह पावर का विकेंद्रीकरण, हर जगह विकेंद्रीकरण करिए, नहीं तो एक अजीब सी तानाशाही आपके दिमाग में। अभी इस सरकार में पिछले 5 साल में देखा गया कि छत्तीसगढ़िया संस्कृत तो हमारी भारतीय है, तो कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। लेकिन यहाँ की कला, संस्कृति और साहित्य को उभारने में प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है, ऐसा लगता है, और इस 5 साल में खास तौर पर देखने को मिला। आप क्या सोचते हैं, इससे छत्तीसगढ़ के गांवों में कोई नई जागृति आएगी? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल, और हम हैं भास्कर मिश्र। आपका हमारे खास शो में स्वागत है। विधानसभा चुनाव चल रहा है, चारों तरफ लोग अपने अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं, और इस वातावरण के बीच में एक बार फिर चुनावी चर्चा के साथ चुनावी टीम इस समय मुंगेली जिले के एक विशेष गांव में पहुंची हुई है। हम आज एक विशेष व्यक्तित्व से मुद्दों की बात करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या है। जाहिर सी बात है, माहौल में इस समय धान ही मुद्दा दिखाई देता है, मतलब धान, किसान और गांव की बातें ज़्यादा हो रही है। धान मुद्दा है, इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी चिंतक, वैज्ञानिक और कृषि से बहुत घनिष्ठ रिश्ता रखने वाले आनंद मिश्रा हैं। आनंद मिश्रा जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल तो हमारा यही है, छत्तीसगढ़ में इस बार धान और किसान का मुद्दा बड़ा छाया हुआ है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इसके लिए सबसे पहले तो बधाई दूंगा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा काम उसने ये किया है कि पहली बार इस देश में किसी चुनाव में किसान जो है केंद्र में है। हाँ, आज तक नहीं हुआ। हम तो सुना करते थे टिकैत जी किसान बड़े नेता थे, वो आंदोलन करते रह गए, लेकिन केंद्र में नहीं आए। अब ये पहली बार किसान केंद्र में है। अब आप देखिए, मुद्दा धर्म वाला कोशिश किए लोग, धर्म का चल जाए मामला, फिर नहीं चला। भ्रष्टाचार का आरोप, ईडी, आईडी, डीपी जो भी रहते हैं सब, और चलता रहता है, और नहीं चला। वो चल रहा, वो कुछ नहीं चला। हाँ। और अब आप देखिए, उनको जब आए वो अपना घोषणा पत्र दिया, तो पहला काम उन्होंने किया कि पहला शब्द कहा कि हम किसानों के धान को 3100 रुपये में खरीदेंगे। जो आदमी 2100 रुपये में तैयार नहीं था, जो आदमी बोनस देने के लिए आज भी तैयार नहीं है किसान को, आज भी बोनस नहीं दूंगा कहता है वो, अभी भी मुख्य प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं। नहीं, वैसे उसमें आ गया है कि हम 2 साल का बोनस मिलाकर देंगे। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब उस समय तो नहीं दिया ना, उस समय नहीं था, है ना। 14 में जब बेचारे रमा जो थे अपने मुख्यमंत्री, वो बोल के गए थे हाँ सब चुनाव में कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, तो हम 2100 रुपये में आपका धान खरीदेंगे। और जब गए वहाँ दिल्ली, तो उन्होंने कहा नो, नॉट ए सिंगल पेनी अदर देन MSP। तो MSP के अलावा एक पैसा नहीं, और यदि आपने दिया तो फिर आप धान वो जो है उसको हम नहीं लेंगे। और पिछले 5 वर्षों में एक ही काम केंद्र सरकार करती रही, उसने राज्य सरकार के हाथ मरोड़ने का काम किया कि हम ये, जैसे पहले एक साल बोला कि 60 लाख धान हम खरीदेंगे, फिर बोला कि हम 45 लाख टन धान, हाँ, कोटा कम कर दिया। फिर ये था कि सरप्लस धान होगा तो
शायद छत्तीसगढ़ का धान बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, तो उसके लिए तो उन्होंने एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम ये बनाएंगे उसका इथेनॉल, तो उन्होंने इथेनॉल की परमिशन दे दी। हाँ, शुरुआत तो किए थे कि आप इनिशिएट करिए, हम आपका मदद तो करेंगे। मेरा कहने का मतलब, मैं ये यानी वो कोई एज ए पार्टी स्पोक्समैन नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, मैं as a किसान और एक समाजवादी किसान की चिंतक के हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। एक किसान की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि पहली बार मेरे को लग रहा है कि धर्म रामलला आखिरी में बोले वो। हाँ, ये शक्तिपीठ का दर्शन और रामलला का दर्शन, ये आखिरी में बोला। हाँ, पहला तो किसान है। 3100 किसान। एक मेरा प्रश्न और है उनसे और सरकार से भी और अर्थव्यवस्था में भी, जो लोग बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, एमएसपी अभी आज भी 2100 कुछ रुपए है। हाँ, 2140 ऐसा 40-50 है। उसी रेट पर एक ही सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में आप 2150 में धान खरीद रहे हैं, बिहार में खरीद रहे हैं 2150, यूपी में 2150, और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ मध्य प्रदेश का हिस्सा तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है साउथ ईस्ट जो मध्य प्रदेश है, बालाघाट और मंडला वाराणसी से लेके मंडला सीधी तक, ये सब धान प्रोड्यूस करते हैं। मेन क्रॉप यहाँ धान है। यहाँ भी आप 2100 में खरीद रहे हैं, बंगाल, पूरे हिंदुस्तान में आप 2100 में खरीद रहे हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में आप 3100 कैसे कर दिए बिना एमएसपी को इम्प्रूव किए। और जबकि हमें ये भी मालूम है कि उस तत्कालीन जब भूपेश सरकार बनी थी, यानी कांग्रेस सरकार, तो उन्होंने कह दिया कि ये अतिरिक्त बोनस क्या है, ये बोनस क्या है, तमाम जांच पड़ताल चल रही थी पूरा। मतलब उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, इस सवाल में मैं आपको एक और संदर्भ बता दूं कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पानगढ़िया साहब थे जी, वो छोड़ के भाग गए, जैसे वो पटेल भाग गया रिजर्व बैंक वाला। हाँ, वो उर्जित पटेल। तो पानगढ़िया साहब शुरू से इस पक्ष में हैं कि यानी वो लगातार लेख लिखते रहे हैं, और उन्होंने कहा है जो इनके मेंटल वो हैं कि एमएसपी नहीं बढ़ाना चाहिए, एमएसपी बढ़ाने से अनाज की कीमत बढ़ जाती है, अनाज की कीमत बढ़ जाती है तो किसानों को और मज़दूरों को पैसा मिलने लगता है, तो गांव का मज़दूर जो है, सस्ता मज़दूर जो है, शहर में नहीं आ पाता है, इकोसिस्टम बिगड़ने लगता है पूरा। तो बोले इंडस्ट्रियल लेबर सस्ता और रियल इस्टेट को सस्ते लेबर नहीं मिलते। और फिर उन्होंने कहा कि गांव के विकास से वो जो टोटल विकास की उनके जो पैमाने हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अब हम लोगों को गांव छोड़ देना चाहिए। तो हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि हम बड़े शहरों को एक्सपैंड करें। अच्छा, यानी पूरे हिंदुस्तान में 50 बम्बई कर दें, तो सारी जो जनसंख्या का आधा से आ जाएगा, तो समस्या ही हल हो जाएगी। हमें छोटे छोटे सवालों पर हम ग्रामीण इलाकों में कहाँ सब करते रहे, हाँ, तमाम उपलब्ध कराते रहेंगे संसाधन। तो इससे अच्छा तो ये है कि एक सीमित, यानी जस्ट लाइक सिंगापुर, और उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से बना। आनंद सर, एक सवाल आगे भी बहुत है। साल 2018 में चुनाव में पहली बार धान खरीदी का मुद्दा आया, उसके बाद सरकार इस मुद्दे को आज तक जीवित रखी हुई है। कांग्रेस के आजकल ये देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के पिच पर भारतीय जनता पार्टी को बैटिंग करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो आपकी नज़र में इसका राजनीतिक मायने क्या है? राजनीतिक मायने ये है कि पहली बार लोगों को लगा कि किसान के बिना हम राजनीति नहीं कर सकते। जात धर्म सब अपनी जगह है, क्षेत्र अपनी जगह है, पर सबसे बड़ी चीज़ है किसान। बड़ा व्यापक वर्ग है, व्यापक वर्ग है, और यदि ये राजनीति में ये केंद्र में आता है तो इसका विकास का मतलब होता है समाज का विकास। मेन स्ट्रीम है। एक देखिए, वो जो कोरोना के बाद जब पूरी अर्थव्यवस्था जीरो थी,
यानी सारे बंद थे, कारखाने बंद थे, हवाई जहाज सब थम बंद गया था सब थम कुछ। गया था। अब जब कोरोना खत्म हुआ तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? वो पूरे इसको स्टार्ट किसने चार्ज किया? खेती ने चार्ज किया। धान की वो फसल रूटीन आई में बना रहा इस दौरान। और उसने बिल्कुल छत्ते की जगह जैसे धूप में छत्ता तान लेते हैं हम, वैसे उसने पूरे अर्थव्यवस्था को तान के खड़ा कर दिया, कवर अप कर लिया। कवर अप कर लिया। तो सारा जो आप देखिए मध्य छत्तीसगढ़ का जो विकास इन 5 सालों में कुछ मामलों में जो बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ, यानी आप देखिए कि जब कोरोना के बाद अडानी साहब का विकास हुआ था 25%, और छत्तीसगढ़ में विकास हुआ था 10%। 10%। तो उसका परिणाम ये हुआ कि बाजार जिंदा हो गया। हाँ। और एक नई बात आई, अब जो कृषि विश्वविद्यालय में भी इस पर अनुसंधान और सोच हो रहा है कि अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया में एक सिद्धांत था कि कोई मंदी आती है तो उसके कई प्रयोग करते हैं लोग। रियल इस्टेट को उन्होंने देखा, अमेरिका में रियल इस्टेट के लिए लोगों को बोले कर्ज दे दीजिए, पैसा उनके हाथ में चाइना में भी दे ऐसी दीजिए स्थिति और बाजार जो है खड़ा हो जाएगा। पर हुआ ये कि जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी, क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, और कृषि ही एक ऐसा है जो, अब लोग कहते हैं कि कृषि का तो योगदान आजकल 17% है, 13% है, पर भाई साहब पूरे देश में 65% किसान पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, और उसकी क्रय शक्ति बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप एग्रीकल्चर को विकास करो। हाँ। तो कृषि का जब आप विकास करते हैं तो आदमी की क्रय शक्ति बढ़ती है। आप उसको नया घर दे दिए किराया लोन लेकर के एसबीआई का, वो इंटरेस्ट कहाँ से वो पटाएगा, कहाँ से इंस्टॉलमेंट? तो सारे जो या तो स्रोत है नहीं और कर्ज बढ़ता जाएगा। तो अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए खेती ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिससे लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की क्रय शक्ति बूस्टअप होता है। उसके लिए आपको वेट नहीं कर, 3 महीने के अंदर वो जो है नेचुरल, और वो जो क्रय शक्ति है वो मेहनत का रिफंड होता है। तो देखिए आप, सरकार पैसा बांटती है, उस पैसे का उपयोग करने में किसान, सरकारी पैसा है, एक दूसरा असर होता है। पर जब वो अपना एक मेरे जनरेट करके, हाँ, एक मिठाई वाले हैं वैष्णव जी, आज से 15-20 साल पहले उन्होंने एक चीज़ कही। मैं कहा भाई, उस समय राहत कार्य चल रहा था, गर्मी का दिन था, तो मैं कहा यार क्या वैष्णव जी बढ़िया चल रहा है आपका? तो बोले, उनके सामने पुरानी शराब की वो थी, ठेका था। हाँ, दुकान। तो बोले ऐसे है भैया, जब वो चना और धान बेच के आते ना तो मोर दुकान में आते गए, क्योंकि वो फिर जाता है गांव अपने, तो गांव में फिर वो मिठाई लेकर के बच्चों के लिए जाता है या कुछ सामान के, इधर व्यापार भी बढ़ता है। हाँ। और बोले जब खाली पैसा सरकार देते ना हाथ में तो वो कोती जाते गए। ठीक, तो वो दुकान है जाते। तो एक मैं हर बार कह रहा हूँ, सरकार से कह रहा हूँ, सब जगह मेहनत का पैसा सही जगह इन्वेस्ट, मेहनत करके, मेहनत का उसको पैसा ज्यादा दीजिए, रिवॉर्ड कीजिए, तो उसको मेहनत का वर्शिप करिए, उसको लगे कि मेरी मेहनत से का ये रिजल्ट है, मिला, विकल्प है, तो उस पैसे को वो प्रोडक्टिव चीज में और ऐसी चीज़ों में करता है जिससे उसके परिवार को एक सहारा मिलता है। मुख्यमंत्री महोदय ने भी अभी बीच में एक आए थे, भाषण के दौरान कहा था कि लोग कहते हैं व्यापारियों को कुछ नहीं दिया, तो व्यापारी बोले कि हमारे लिए क्या है? कहे वाह, हमने किसान को दिया, वो आ तो यहाँ आना तो यही है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक, कि आना घूम फिर के ही है, बाजार बम रहेगा। बात ये अब मैं करूँगा कि क्या मजबूरी है भाजपा की कि कांग्रेस की पिच पर, किसान की पिच पर, धान की पिच पर मेहनत? मजबूरी था। यदि मजबूरी नहीं होती, ट्रेंड बदला है इसका, नीतिगत मामले में नेशनल लेवल पर बात करते ना,
वो नेशनल लेवल पे तो बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए बात कर रहे हैं। और आप देखिए, जब 1918 में चुनाव देना था तो मेरे एक मित्र, मैं उनका नाम ले नहीं लूँगा, मंत्री थे, तो उन्होंने वो चुनाव के पहले मेरे को फ़ोन किया, बोले भैया वो बोनस हमन ले आए हैं इनका कि 2 साल के, तो कहाँ रहे हो जी? तो आप द प्रेस भी कह सकते हैं उसको, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, नाम मत लीजिए, कैमरे के सामने आप तक कुछ रही नहीं गया है, नाम छिपा लीजिए। घुलडत रहेगा कई प्रधानमंत्री घुलटते हैं ना, जैसे बच्चे लुढ़कना, तो मांगने के लिए दे देगा, मुश्किल हो जाए, चुनाव नहीं लड़े सर, तो 2 साल का बोनस एक साथ, ठीक है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और आपकी पार्टी हार गई, तो आपने कहा कि हम नहीं देंगे बोनस। हाँ, तो बोनस कौन सी बड़ा विवाद चला। तो व्हाट इज, ये क्या चीज है, इसको जनता समझ रही है और यहाँ का भी आदमी समझ रहा है। अभी मैं बीच में एक जगह गांव गया था, मैं झंडा डंडा लगा के नहीं घूमता, मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ और बात करता रहता हूँ लोगों से। तो एक किसान से बोला, वो तो 32 कह दीसगा, किसे करियो अब तुम? वो लबराएगा किस तो नहीं जाना भैया के इस लबरा के कहीबे ना, तो लबरा के 9 नांगर और देखे बार जाबे तो एको नहीं पावे। तो ये लबरा के 9 नांगर ही के। इस समय लेकर किसानों की समस्याओं को लेकर जब बात हो ही रही है, इसमें श्रेय की भी राजनीति चालू हो गई है। श्रेय लेने की, श्रेय लेने की राजनीति चालू हो गई है कि अगर किसानों की बात हो रही है तो कौन कर रहा है, किसी चुनाव का प्रमुख मुद्दा बना दिया जाता है। इसके मैं आनंद मिश्रा जी से चाहता हूं पूछना कि क्या इस पर श्रेय लेना ठीक है, और यदि ठीक है तो श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? देखो, इसमें श्रेय लेना तो इंसान है तो श्रेय तो दोनों पार्टियां श्रेय ले रही हैं। पॉलिटिक्स तो है ये, तो राजनीति में ये तो होगा, यानी भाई राजनीति करते कोई साधु सन्यासी, अब तो साधु सन्यासी लोग राजनीति करते हैं। आप उत्तर प्रदेश की कह रहे हैं? अरे पूरे हिंदुस्तान में आप देखें, यहाँ भी कवर्धा में 100-150 उनके वो लोग आए थे, सब सन्यासी लोग। मैं कहता था पहाड़ जैसे ढील देते हैं चलने के लिए, वैसे कवर्धा में, पर कहीं नहीं गए बाद में। यानी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सिर्फ एक कार्यक्रम हुआ कवर्धा में और कहीं उनका कार्यक्रम नहीं हुआ। सन्यासी वो प्रतीक हैं। यहाँ भी कोशिश की उन्होंने, एक मुस्लिम लड़के की हत्या का मामला, बहुत सारी हत्याएं होती रहती हैं ने। बुरी चीज़ है, उसकी कोई वो नहीं करता, पर हत्याएं होती हैं, पर उसको आप राजनीतिक रंग, धार्मिक आधार दे करके एक सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ो। यानी ठीक है भाई, हिंदू की हत्या करे तो वैलिड तो नहीं होता, लेकिन वैलिड नहीं होता, पर कुछ लोग उसको इशू नहीं बनाते। मुसलमान हत्या को इशू बनाते हो, गरीब आदमी की हत्या को इशू बनाते, तो फिर तो बस्तर से लेकर के सरगुजा तक इतने आदिवासियों की हत्या हो जाती है, इतने तमाम लोगों की हत्या रोज हो रही है, लाइन ऑर्डर कुछ प्रकाश में है, कुछ प्रकाश में नहीं है। तो कहाँ आप उस सवाल को इशू बनाते हैं? नहीं बनता। गरीब आदमी भी हत्याएं होती हैं, है ना, रिक्शे वाले को कुचल के कोई चला जाता है, दैट इज नॉट योर इशू। पर आप इशू किसको बना रहे हैं? क्योंकि एक मुस्लिम लड़के को, मुस्लिम लोगों ने एक हिंदू लड़के को मारा, ऐसा आपका कहना है। अब बाकी तो इशू बन जाता है, अदालत है, बाकी तो अदालत का मामला है, क्या वो क्या देगा। पर इसको आप सांप्रदायिकता से जोड़ते हैं, ये गंदी बात है। धर्म के आधार पर, और ऐसे इलाके में जहाँ पर कोई इस तरह का भय नहीं है। इसका अर्थ है कि उससे बेहतर है कि धान खरीदी मुद्दे में इस पर श्रेय लिया जा सकता है। दैट इज राइट, फंडामेंटल राइट है। राजनीति हम कर रहे हैं, जनहित का मुद्दा है, जनहित राजनीति कर रहे हैं, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमने जो काम किया, यदि वो काम हो गया तो श्रेय तो मिलेगा ना भाई। हम नहीं कहेंगे तो जनता श्रेय देगी। अरे भाई, हम नहीं कहेंगे, हम मांगेंगे थोड़ी कि श्रेय दो, श्रेय दो। दोनों घोषणा पत्र को सामने रख लीजिए, तो अब बताइए श्रेय आप किसको दे रहे हैं? तो कांग्रेस को है, वो भाई इनिशिएट किया है कांग्रेस ने, ये तो उसमें
देखो मैं जीवन भर कांग्रेस विरोधी रहा हूँ, है ना, आप वो जानते मैं जान रहा हूँ वो पर आज की जो हालत है उस क्योंकि हालत मैं कांग्रेस नेता से बात कर भी नहीं रहा हूँ, समाजवादी चिंतक एक ऐसा तो रिसर्च है। मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज तो आप भूपेश को ही देंगे ना, श्रेय कांग्रेस देना ही को चाहिए। देना ही चाहिए। और नंबर 2, जिस तरह से राहुल ने राजनीति में प्रवेश, एक नया अध्याय शुरू किया है। अवतार लिया है, उसने नया अध्याय शुरू किया है, जिस तरह से जनता के बीच जा कर के जनता से जो भारत यात्रा जो संवाद उसके किया बाद है। हुई है, उससे एक नया मोमेंटम हिंदुस्तान की राजनीति में आया है। अब यदि कांग्रेस पार्टी चाहे तो ये जो नौजवान जो उसके नाम से उत्प्रेरित हो रहे हैं, उनको एक विचारिक रूप से तैयारी करना चाहिए। इनको चुनाव तो चुनाव है अपनी जगह। एक सवाल मैंने लिख के भी लाया है, किसानों की समस्याओं को लेकर देश में, प्रदेश में, गांव गली कूचे में राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा आंदोलन रहा है। लेकिन अगर सरकार चलाने वाली पार्टी ही किसानों के मुद्दों को सबसे ऊपर रखे, आंदोलन तो चल ही रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो किसानों के मुद्दे को सबसे ऊपर रखे, चर्चा हो कि किसानों की दूसरी समस्याओं के निराकरण के लिए भी माहौल बन सकता है। हाँ, इसी शुरुआत है इस चीज़ की कि इशू बेस्ड इलेक्शन यदि शुरू हो जाते हैं तो शहर में भी इलेक्शन का मुद्दा कभी कभी शहरीकरण का हो सकता है कि शहर का विकास या समाज का विकास या हिंदुस्तान के विकास पर ये जो टिके शुरू हुआ ना, कृषि से शुरू हुआ ना, तो अब ये जाएगा अंतोगत विकास की दिशा पर। कि विकास किसको आप विकास मानते हैं? क्या आपने वो बना दिया है, बड़े बड़े सड़कें बना दी, सारी झाड़ें साफे कर दिया, सब कर दिया, आप कह रहे हैं कि 2 घंटे में आप रायपुर पहुंच जाएंगे, पर उसका असर क्या हुआ? जब कोरोना ने आपको किक मारा तो 1.5 करोड़ आदमी महानगरों से हाथ जोड़ करके लोगों ने, क्या अडानी साहब अंबानी साहब उन लोगों को खाना नहीं खिला सकते थे? अर्थव्यवस्था वो लोग तो सुधार सकते हैं। हाँ, तो वो लोगों ने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने पैसा दिया थोड़ा सा और कहा कि आप जाओ, ना ट्रेन है ना बस है, खाना नहीं है, खाना तो खैर लोगों ने दे दिया बेचारों ने, तो जनता ने संभाला ना सबको। और ये 1.5 करोड़ लोग कहाँ समाये? गांव में समाये। और आज एक कांत साहब हैं जो आज कल रिजर्व बैंक के भी अध्यक्ष हो गए हैं, तो ये जब आए थे, पनगड़िया साहब जब भाग गए तो कांत साहब को उन्होंने नीति आयोग का अध्यक्ष बनाया। तो कांत साहब का भी यही कॉन्सेप्ट है कि गांव से विकास नहीं होता। पूरी दुनिया में जो विकास के जो पैमाने हैं, इंडेक्स जो है, इंडेक्स को यदि आपको टच करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडेक्स देखते हैं, तो वो उसके लिए शहरों का विकास जरूरी है। और शहरों का विकास मतलब ऐसा विकास जो महानगर, जिसके हाँ, महानगरीय व्यवस्था का डेवलपमेंट। तो अब आप देखिए सड़कें बन गई हैं रायपुर की, बिलासपुर से रायपुर, तो सड़कों की क्या हालत है आप बताइए। ये 100 साल पुरानी सड़कें बनी थी अंग्रेजों के ज़माने से, बाद में डामर रोड चलता था, वो पैचवर्क उसमें चलते थे, रोड क्रैक होता मैं नहीं देखा था भाई आज तक। लेकिन लोग जैसे कहते हैं ना कि ये कहावत है ना कि ओकर करम फाट के किथे नहीं, छत्तीसगढ़ी फूट गए फट गए, दो है सब। तो वैसे ही सड़क का करम फटे जैसा 1.5-2 किलोमीटर तक जो सड़कें हैं उस पर दरार आ रही है। हाँ, नेशनल हाईवे में तो ये नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं। यदि आपने आंख मूंद करके गाड़ी चलाया तो आपकी गाड़ी कभी भी फेंका सकती है बाहर, क्योंकि इम्बैलेंस्ड है वो। बैलेंस आज भी लेवलिंग उसकी बराबर नहीं है, लेवलिंग ऊपर नीचे और कहीं कहीं है और छिपा हुआ है, कहीं वो उसमें इंडिकेटर भी नहीं है यहाँ पर। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये विकास आपने किया, पर इन सब विकासों का नतीजा क्या निकला? शिफर करोड़पति माँ से 60 लोग जो थे पहले करोड़पति, तो अब 160 लोग हो गए अरबपति खरबपति, है ना। वो पूरा हिंदुस्तान नहीं है ना दर्शन। तो वो नहीं, सरकार तो वही कहती है ना, मोदी जी के तो वही प्रिय हैं।
यहाँ तो वो लोगों को हाथ ताली पीट पीट कर वही बताते रहते हैं। 3% लोगों के पास देश की 70% की अर्थव्यवस्था है। तो उसे उसके बाद भी यदि कोई आदमी कहे कि केंद्रीयकरण के द्वारा, गांधी की एक बात आपको माननी पड़ेगी कि गांधी ने कहा था सत्ता का विकेंद्रीकरण, पूंजी का विकेंद्रीकरण, संपत्ति का विकेंद्रीकरण, हर जगह पावर का विकेंद्रीकरण, हर जगह विकेंद्रीकरण करिए, नहीं तो एक अजीब सी तानाशाही आपके दिमाग में आएगी। वो होता दिख रहा है। हाँ हाँ, ये पूंजीवादी तानाशाही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि चुनाव में ज़्यादातर मौक़ों पर नेता मंच से अगर कोई बात कहता है उस पर बहस होती है, मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी पहले से ही धान का मुद्दा एक तरह से स्थापित हो गया था। ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि इस तरह का ट्रेंड देश के दूसरे प्रदेशों में बनना चाहिए और उनको इनिशिएट अप करना चाहिए। मैं तो आज कह रहा हूँ, क्या ये मॉडल बनेगा? मध्य प्रदेश में यदि मैं आज होता, मध्य प्रदेश में मैं होता, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला और अंतिम सवाल मेरा यही होता कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग देश हैं क्या? क्या तुम छत्तीसगढ़ में खरीदोगे 3100 और यहाँ खरीदोगे 2100, तो हम क्या काले हैं? हम क्या हैं? मध्य प्रदेश बालाघाट का आदमी, मंडला का आदमी 2100 में धान बेचेगा और छत्तीसगढ़ का आदमी 3100 में धान बेचेगा। ये कौन सा न्याय है? ये सामाजिक व्यवस्था है। समाजवादी में आपकी विचारधारा आ रही है। कहाँ आ रही है? वो तो उल्टा आ रहा है ना कि भाई एक तरफ जा रहे हैं 2100, एक तरफ जा रहे हैं 3100। अब इससे होता क्या है कि अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? सारे व्यापारी जो हैं सब धान इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। तो अब सरकार कहती है भ्रष्टाचार को तो तुम बढ़ावा देते हो ना। पर आज आप बताइए, मध्य प्रदेश में यदि ये सवाल कोई भी पार्टी खड़ा कर देगी इन कम से कम 10-11 जिलों में, बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, है ना। ये भी टाइम है, हो सकते हैं उनके इश्यूज क्या हो। यहाँ 3100 दे रहे हैं, वहाँ 2100 दे रहे हैं। तो हम तो एक देश है, एक संविधान है, ये लगा हुआ है। हाँ, और वहाँ से हम जुड़े हुए हैं, आंगन बना के एक दूसरा घर बनाए हैं, है ना। वी आर द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सो वी बोथ आर द पार्ट ऑफ इंडिया, भारत, जो भी कह लीजिए। तो आप मेरे को बताइए, ये क्या अन्याय नहीं है? यानी कहना आप चाहते हैं कि मुद्दा अन्य प्रदेशों में बनेगा। जहाँ भी लोग समझदार होंगे, जहाँ भी कृषक नेता समझदार होंगे, जहाँ भी राजनीतिक पार्टियों में भूपेश जैसा चालाक आदमी जो है, चालाक आदमी रहेगा, तो वो उठाएगा मुद्दों को। भाई चालाक तो कि भाई 3100 यहाँ भी होना चाहिए, 3100 तो सब जगह होना चाहिए ना। तो बिना, यानी आज यदि लोकसभा होती तो लोकसभा में लोग पूछते भाई उड़ीसा वाले कि छत्तीसगढ़ क्यों 3100, और आप ही आके बोले हैं। हाँ, नहीं, इसलिए देखो एक चालाकी है कि मोदी जो है ना, सारे कर्म करता है, कराता है, खुद नहीं बोलता है। उसने शाह को फंसा रखा है उसमें। अब शाह बेचारा घूम घूम के घूम रहा है। कल लोकसभा में जब चर्चा होगी, कल निंदा होगी, तो किसकी निंदा होगी? शाह की होगी कि गृह मंत्री हो और छत्तीसगढ़ को 3100 ये बच जाएगा। ये तो मौनी बाबा हो जाए। दूसरों को जरूर कहते हैं मौनी बाबा, पर ये खुद भी मौनी बाबा है, मुद्दों पर चुप हो जाते हैं। चुप। और ये तो जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रहते हैं, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ लगातार बोलते हैं, नॉन स्टॉप रहते हैं। सवाल है, छत्तीसगढ़ में किसान का मुद्दा अगर सबसे ऊपर आ रहा है तो क्या इससे किसानों की हालत में सुधार होगा? पक्का हुआ है। देखिए गांव में आप जाके देखिए, विद इन 5 years आप पाएंगे कि ये लोग घर बनवा रहे हैं अपना। पहले आप क्या करते थे कि आप टॉयलेट बनाने के लिए पैसा देते थे, बना के देते थे, और उसमें कई प्रकार की सरकारी विसंगतियाँ कहिए ना, विसंगतियाँ रहती थी। अब लोग अपने क्या वो खुद बना रहा है। अब 12,000 वाला काम नहीं है, वो खुद पानी की व्यवस्था भी करने लगे हैं लोग। तो मेरा कहने का मतलब कि जब आदमी की मेहनत की कीमत उसको मिलती है,
तो वो फिर अपने जीवन को सुधारता है। जैसे एजुकेशन में, एजुकेशन हब में बड़ा परिवर्तन होगा, आप देखिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ और एक सूचना भी देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक कन्वोकेशन हुआ 4-5 साल बाद, तो आपको आश्चर्य होगा 60% ऑफ द गोल्ड मेडल गॉन टू गर्ल्स। वाह। 60% गोल्ड मेडल जो थे कन्याएं थी। कन्याओं को मिला, और उसमें भी 45% जो था वो आदिवासी और दलित महिला, हरिजन हम जिनको कहते हैं, दलित कहते हैं, हाँ, दलित समाज। रिजर्व कोटे को मिला। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो एक बड़ा परिवर्तन है। भाई यूनिवर्सिटी में मैं नहीं जानता और क्या दूसरों में। उस परिवर्तन का इस किसान में क्या नाता है? पैसा, संसाधन यानी संसाधन है, है तो तो दरवाजे भेजता है खुले वो अपने हैं। बेटे को पढ़ने के लिए। और अब तो सरकार कह रही है कि हम फीसें नहीं लेंगे। ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे जब मैं यानी अब लॉजिंग और बोर्डिंग का भर पैसा लगेगा। हाँ, उसके लिए उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। एमएससी की स्कॉलरशिप जो है वो हर महीने काफ़ी लंबी चौड़ी होती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ समय, उसका परिणाम क्या निकल रहा है। वहाँ की लड़कियाँ उस यूनिवर्सिटी में देखता हूँ सुबह खेल भी रही हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर रही हैं, सब में नंबर 1 हैं। एकेडमिक सेक्शन में भी, एकेडमिक सेक्शन में नंबर 1 हैं, सब जगह नंबर 1। कंपटीशन में तो भी। एक नया छत्तीसगढ़ निकल के आ रहा है। क्या बात है। गांव से, और मैं कह रहा हूँ गांव ये से, असली प्रतिभा है। हाँ, और गांव का लड़का अभी तो वो समझ रहा है, पर आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे कि गांव से एक नया ग्रामीण नेतृत्व इस प्रदेश को, तेजी और से इस देश को मिलेगा। एक किसान होने के नाते और किसान हितैषी होने के नाते आपको क्या लगता है इस मुद्दे को, या इस धान को, इस खेती को, परंपरा को बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ को किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार और भी कितने कारगर कदम उठा सकती है? एक तो ये है कि धान का भाव तो दे रही है, आगे भी देगी, एक बैलेंस हो जाता है बहुत बड़ा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं, अभी तक तो हम नैसर्गिक जो हमारे संसाधन हैं उन्हीं को उजाड़ के हम इंडस्ट्री लगाते हैं। यानी हम कोयला को, नॉन रिन्यूएबल जो है। हाँ हाँ, तो आप यदि कृषि बेस्ड इंडस्ट्री लगाते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाते हैं, और इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग मैं कह रहा हूँ, देखिए कि लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग लाइटली ले रहे हैं उस चीज़ को, समझ ही नहीं रहे, बहस का विषय ही नहीं है। रीपा जो बना रही है ये सरकार, रूरल यदि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसमें नेतृत्व का और कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो पीछे लगा, और गांव के बेहतर लोग पीछे लगे, तो एक बहुत बड़ा सपना जो गांधी का था कि गांव का जो सरप्लस लेबर है वो बाहर ना जा करके गांव के अंदर वो जो चीज़ें जो गांव में उपयोगी चीज़ें हैं वो वही गांव में बनने लगे, और बाजार भी मिले, अब बचा हुआ बाजार में भी आए। और सरकार बाजार दे रही है, वहाँ सरकार बाजार दे रही है, मार्ट वार्ट खुल गया है। सी मार्ट, पर डी मार्ट। यही नहीं, मैं आपको बताऊं, यदि मुंगेली में पता चलता है कि गिधा में दूध अच्छा मिल रहा है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो लोग लाइन लगाकर दूध लेने के लिए, 6 बजे गाड़ी आती है तो 5:45-6 बजे से 6 बजे से वहाँ शुरू हो जाते हैं, आकर लाइन लगा के डब्बा लगा के रख देते। नेचुरल चीज मिले तो निश्चित रूप से बाजार अपने आप फैलता है। तो ये क्या हो रहा है कि एक नई चीज़ है, रीपा बहुत बड़ा काम है। मेरे ख्याल से जितना बड़ा काम है उसको उतना बड़ा सरकार नहीं बता पा रही है। बोध तो नहीं है उसको, ऐसा लगता है कि बोध ही नहीं है कि उसने बहुत बड़ा काम तो किया है। बोध तो है, पर पूरा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी चीज़ है ये, डिफाइन नहीं कर पा रहे। जैसे रीपा है, जैसे गौठान है, जैसे गोबर का यूटिलिटी। मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा मुख्तार बेचारा देहांत हो गया उसका जी। वो पहले जब मैं बोला यार ये वाला जो FYM जो आ रहा है खाद, देशी खाद, उसको डालना है,
तो वो गाँव में ऐसे वो मैं कहा भाई देखो एक काम करो, यूरिया अब अपन एक काम करोगे तुम, यदि एक बोरा यूरिया अपना कम करोगे मेरे खेतों में डालने में, तो मैं तुमको कम से कम 10 क्विंटल जो है मैन्योर ला के दूंगा। क्या बात है। रेशियो बनाया हाँ मैंने। हाँ हाँ। और एकदम से तो बंद नहीं हो सकता, धीरे 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 इसको डिक्रीज करो, धीरे धीरे इसको कम करो, इसको बढ़ाओ। दूसरी चीज़ हम लोगों ने एक और प्रयोग किया हुआ यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है कि जैसे रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट से सुपर फॉस्फेट बनता है। अब इंडस्ट्री में उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, वो ट्रीट करते हैं, हाँ। तो वो केमिकल होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। मेरे एक मित्र ने, और उसको करने के बाद अब वो यूनिवर्सिटी लेवल में साइंटिफिक उसको और भी तरीके से कर रहे हैं कि गोबर के बीच यदि आप रॉक फॉस्फेट डाल दें और उसको गोबर से ढक दें, और गोबर में वो नेचुरल डाइजेस्टर आता है एक, तो जल्दी से उसको डाइजेस्ट कर देता है। वो अम्ल है, वो अम्ल नहीं है, वो अमीनो एसिड है, तो उसको आप डाल दें तो वो एक डाइल्यूट कर तेजी से उसको पाउडरी बना देता है। तो एक सुपर फास्फेट जो है बनता है जो एल्कलाइन इन नेचर है, और इसका प्रयोग छत्तीसगढ़ में ही होगा, आप बता देता हूँ मैं आपको। क्या बात है, क्योंकि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो रास्ता यही है। रास्ता यही है। तो धीरे धीरे जो बेस्ड ऑन केमिकल है वो धीरे धीरे बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंपोस्ट में पर जाएगा। अभी इस सरकार में पिछले 5 साल में देखा गया कि छत्तीसगढ़िया संस्कृत तो हमारी भारतीय है, तो कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। लेकिन यहाँ की कला, संस्कृति और साहित्य को उभारने में प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है, ऐसा लगता है, और इस 5 साल में खास तौर पर देखने को मिला। आप क्या सोचते हैं, इससे छत्तीसगढ़ के गांव में कोई नई जागृति आएगी? अरे भाई मार्केट एक नया बना, छत्तीसगढ़ की जो डिशेस हैं उसको लोग खाने लगे, उसका बाहर में मार्केट बन रहा है। हाँ, छोटी छोटी ठीक कर रहे हैं ना। हाँ, डिशेस मान लीजिए छत्तीसगढ़ की बाहर जाती हैं, तो छत्तीसगढ़ का गीत बाहर जाता है, छत्तीसगढ़ का संगीत बाहर जाता है, बहुत बड़ी संख्या। देखिए मेरे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर उसका यूनिवर्सिटी का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, वो यूथ कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें जो IJKVV के लड़कों ने जो पंथी नृत्य किया, तो पंजाब के गीदा उदय थे, वो सरदारों ने कहा साहब हम तो अपनी को कलाकार मानते थे, स्टेमिना हमारी में है, पर ये तो साहब वो भांगड़ा से भी तेज निकल गए, से भी फास्ट है कहीं। बहुत तेज है, नीड्स मोर एनर्जी, पंथी बहुत तेज है, बहुत तेज है वो, और बड़े नौजवान लड़के हैं, बढ़िया डाइट खा रहे हैं, खुली हवा में रह रहे हैं, तो उन्होंने कस के किया। तो अभी वो पंथी नृत्य जो है अभी मेरे ख्याल से राष्ट्रीय किसी उसमें भी उसको प्रस्तुत किया गया, समझे नहीं, तो ये मतलब है ना। हाँ हाँ, एक पहचान तो बन रही है। ये भी जनजागरण, छत्तीसगढ़ संस्कृति का जनजागरण कहेंगे। छत्तीसगढ़ की सौंदर्य जो है, छत्तीसगढ़ का जो गीत का, संगीत का जो सौंदर्य, लावण्य है, बहुत लावण्य है, वो जब आएगा लोगों के इसमें, तो उससे गाने बनेंगे, उससे सारी चीज़ें फैलेंगी। भैया मैं छत्तीसगढ़ी ढंग से तो बोल नहीं पाता, लेकिन गाना अच्छा गा लेता हूँ छत्तीसगढ़ी। हाँ, ये वो छत्तीसगढ़ी के किसी भी सेक्ट में, जब मैं जबलपुर में पढ़ता था तो मैं बुंदेलखंडी सर्राटे से बोलता था। अच्छा, एकदम उसका भी एक बड़ा, उसका भी एक बड़ी मिठास है उसमें भी। हाँ, अरे हर बोली की बोली है ना, वो स्वाभाविक रूप से उसमें नरमी है, स्वाभाविक रूप से उसमें लोच है। हाँ, भाषा बड़ा कठिन हो जाता है बोली। कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से मिलते भी हैं। यानी अब हमारे मित्र हैं राम कुमार तिवारी, वो तो भाषा के वो हैं, साहित्यकार हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई भाषा ऐसी है
कि बुंदेलखंड के बहुत सारे शब्द जो हैं छत्तीसगढ़ी में हैं और छत्तीसगढ़ी के बहुत सारे शब्द बुंदेलखंड में हैं। तो भाषा तो यूं ही बोली से भाषा बनती है, भाषा से बोली कभी नहीं बनती। नेपाली लड़के हमारे साथ पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में धीरेन्द्र भाई के साथ, तो वो यहाँ आए तो रुके यहाँ गांव में, तो रात को वो कोटवार उस समय निकलता था, जागे जागे सूते रहिबे हो करके, तो वो जागे जो शब्द है, सूते रहिबे ये जो शब्द है, ये बोले तो हमारे नेपाली में बोलते मन, तू मन जाहू का, ये तो बोले हमारा नेपाल से मिला हुआ है, नेपाली शब्द है ये। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं, जिसका है उसी का है। ये जो लोग कहते हैं ना किसी एक भाषा से सब भाषा जन्म ली है, कोई देव भाषा है, कोई भाषा नहीं होती। अंतिम सवाल, हाँ, आप किसान हैं, बड़ा प्रयोग धर्मी भी हैं, बड़ा हो सकता है कि ये राजनीतिक सवाल हो सकता है, लेकिन ये उठता है कि इस चुनाव में इस मुद्दे को लेकर सरकार के प्रति किसानों का क्या रुख होना चाहिए? उत्साह है लोगों में और उत्साह होना चाहिए, उत्साह है। मेरे को ऐसा लग रहा है यंग बॉयज़ फॉर द फर्स्ट टाइम रीजनल रिलीजियस इन इश्यूज़ पर अलग होकर सोच रहे हैं, और बहुत बड़ा एक समाज है जिसके बारे में लोगों का एक आंकलन था कि वो बीजेपी के साथ जाता है, और उसके कई कारण थे। पुरातन समय से दलित तो उनका रेशियो ऐसा रहता था, तो दलित चले जाते थे कांग्रेस के साथ, तो ये चले जाते थे दूसरे पार्टियों के साथ, जनसंघ था तब। तो वो समाज भी मैं देख रहा हूँ, यंग मैन, यंग बॉयज़ आर कमिंग फॉरवर्ड। अच्छा, उसमें भी सेंध लगी जिसको कहते हैं ना, वो है, उसमें समझना नहीं चाहिए, रुख स्पष्ट होना चाहिए कि खेती के लिए क्या किया, किसने किया, कैसे, और उसका लाभ कैसे मिला। हाँ। डॉक्टर आनंद मिश्रा जी, कृषि वैज्ञानिक और समाजवादी चिंतक आनंद मिश्रा जी का स्पष्ट कहना है कि इस समय खेती के लिए पहली बार इतिहास में, और ख़ासकर आज़ादी के बाद, किसान पहली बार केंद्र में आया है। किसानों के महत्व को समझा गया है। वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अन्य राज्य भी अपने अधिकार को लेकर सवाल उठाएंगे, तब सरकार और सरकार के नुमाइंदों को सोचना ही पड़ेगा कि खेती को केंद्र में रखकर देश के विकास में अहम योगदान दिया जा सकता है।